दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं द एटॉमिक वेट थियरी या फिर द एटॉमिक वेट स्टोरी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत हुई थी एटॉमिक थियरी की फाउंडेशन के साथ या फिर यूँ कहें उसकी केमिकल फाउंडेशन के साथ, यानी कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ के ही हमने एटॉमिक वेट को जाना था। वो कैसे? देखिए 18th सेंचुरी में चेन में सीरीज में कई सारे ऐसे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे हमें अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज पता चली। ऐसा ही एक बेसिक एक्सपेरिमेंट 18th सेंचुरी में लेवाइजर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने किया ये था कि एक वैसल के अंदर यानी कि एक बर्तन के अंदर टिन के एलिमेंट को बंद कर दिया और उसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करने के बाद उन्होंने ये देखा कि गर्म करने से पहले जितना मास था उस वैसल का और टिन का, गर्म करने के बाद भी टोटल मास यानी कि नेट मास उतना ही था। तो उन्होंने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसी की मदद से दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद टोटल मास या फिर नेट मास कभी चेंज नहीं होता है। 1761 में पेरिस में मैजरीन कॉलेज से जब 17 साल के लेवाइजर बाहर निकले तो उस समय केमिस्ट्री को कोई रियल साइंस नहीं माना जाता था। उस समय वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये मानती थी कि केमिस्ट्री जो है एक मेटल को दूसरे मेटल से मिला के तीसरा मेटल बनाती है, तो वो कोई जादूगरनी साइंस है। इसका मतलब ये मनहूस साइंस है, इसको रियल साइंस नहीं माना जाता था। एक तरफ जहां ग्रेविटी को आए हुए 100 साल हो गए थे, लोग फिजिक्स से जुड़ रहे थे, इंगेज हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस टाइम की केमिस्ट्री जो थी वो ग्रीक फिलोसफी की दया पे चल रही थी। एरिस्टोटल जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने धरती के 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया था, अर्थ, एयर, फायर और वाटर, जिनको आगे चल के जो भी मिडिवल जो भी एल्केमिस्ट थे उन्होंने धीरे धीरे करके उन्हें अपनी भाषा में मॉडिफाई किया। एल्केमिस्ट वो होते हैं जो एल्केमी करते हैं। केमिस्ट्री का पहले का नाम एल्केमी ही था, उसको एल्केमी कहा जाता था, उसे कहा जाता है द मदर ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आइजैक न्यूटन भी एक एल्केमिस्ट थे, यानी कि वो भी केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड थे, वो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे लेकिन छुप के। और अगर दुनिया को पता चलता कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दुनिया उन्हें गलत समझती, मनहूस समझती, राइट। तो इस तरीके से छुप के कई सारे लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। लेवाइजर ने इसके अंदर एक बहुत ही ब्रेक थ्रू काम किया था। वो क्या था? वेल, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे, जॉर्ज अर्नेस्ट थेल। ठीक है, उन्हें हम स्थेल कहेंगे। तो सर स्थेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इसके बारे में जिसको हम कहते हैं फ्लॉगिस्टॉन। उन्होंने ये कहा था कि हमारे नेचर में जितने भी फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि चारकोल है, पेट्रोलियम है, जितनी भी चीज़ें हैं, उसके अंदर एक यूनिवर्सल फायर होती है फ्लॉगिस्टॉन नाम की। और जब आप उसे जला देते हो तो जलने के बाद वो फायर यूनिवर्स में चली जाती है और वो अपना मास यानी कि वजन खो देता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब आप कोयला जलाओगे तो कोयला जलने के बाद क्या बचता है? राख बचती है। लेकिन उस राख का जो मास है वो उसके बराबर नहीं होता है, कोयले के बराबर नहीं होता है। करेक्ट, कुछ राख तो उड़ भी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जिस मटेरियल में जितना ज्यादा फ्लॉगिस्टॉन होता है, नेचुरल फायर होती है, जलने के बाद उसका अमाउंट उतना ही कम रह जाता है। लेकिन जब उनसे मेटल्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई। उन्होंने एक मेटल लिया और उस मेटल को तोला। उन्होंने कहा था कि भाई इसका इतना वजन है। फिर उसको उन्होंने खुली हवा में जलाया और जलाने के बाद उसे दोबारा तोला तो उसका वजन कम आया। तब उन्होंने ये कहा कि जो मेटल होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह यानी कि कोयले की तरह ज्वलनशील होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर थोड़ी सी चालाकी है। उन्होंने जो मेटल जलाया था वो प्योर मेटल नहीं था, वो मेटल एक्चुअली मेटल क्लैक्स था, जिसको आज की तारीख में हम लोग मेटल ऑक्साइड भी कहते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि जब हम मेटल ऑक्साइड को जलाते हैं खुली हवा में तब जो है ऑक्सीजन जलती है और ओरिजिनल मेटल जो है वो बाहर आ जाता है। करेक्ट, तो इसी वजह से वो वजन एक्चुअली घट रहा था। लेकिन ये चालाकी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि मार्केट में और भी लोग आ गए थे। उन्होंने क्या किया था कि इसी रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन किया, यानी कि उन्होंने प्योर यानी कि ओरिजिनल मेटल को हवा में जब जलाया तब क्या हुआ? तब जलाने के बाद उसका वजन एक्चुअली घटना चाहिए था। फ्लॉगिस्टॉन के हिसाब से जो यूनिवर्सल फायर है वो तो बाहर निकल जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? उसका ऑक्साइड बन गया यानी कि क्लैक्स बन गया, यानी कि रिवर्स हो गई वो रिएक्शन और इसकी वजह से उसका वजन बढ़ गया। अब जितने भी लोग फ्लॉगिस्टॉन को सपोर्ट करते थे उन्होंने क्या बोला कि यार ये नेगेटिव मास है, मतलब मरता क्या नहीं करता। उन्होंने एक और तीर छोड़ा नेगेटिव मास वाला कि ये जो मास जो हो रहा है ये ओरिजिनल मास नहीं है, ये नेगेटिव मास है। अब जिस टाइम पे ये सारी बातें चल रही थी नेगेटिव मास वाली और फ्लॉगिस्टॉन वाली, उस टाइम पे जो लेवाइजर थे वो एक्चुअली लॉ पढ़ रहे थे, यानी कि लॉ परस्यू कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये फ्लॉगिस्टॉन के बारे में सुना, इस कंबशन के बारे में सुना, तो वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने ये कहा कि मैं लॉ छोड़ रहा हूं
और मैं केमिस्ट्री के अंदर जाऊंगा, यानी कि एल्केमी के अंदर जाऊंगा और वहीं अपना करियर बनाऊंगा। यानी कि 1772 के अंदर वो केमिस्ट्री में करियर बनाने चले आए। और आते ही उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनाया था। वो स्टेटमेंट ये था कि अभी बहुत से एक्सपेरिमेंट चेन में आने बाकी हैं। यानी कि उन्हें ये बात पता थी कि ये जो साइंस है एल्केमी या फिर केमिस्ट्री, वो जो है टोटल रिएक्शंस पे और एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करती है, और इसी के आधार पे हम लोग जो राज हैं यूनिवर्स के वो खोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। लेवेजर ने यही एक्सपेरिमेंट फास्फोरस और सल्फर के साथ किया, और उन्होंने ये एक चीज नोट की धीरे धीरे कि हर मेटल को या फिर हर मटेरियल को इस तरह खुली हवा में जलाने से वो एयर को कैप्चर करता है। तो इसका मतलब उसका वजन बढ़ता है एयर की वजह से। हम जो स्टैंडर्ड मास की बात करते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है वजन। वजन बढ़ रहा है बहुत छोटे यूनिट के अंदर, मतलब 1 किलो भी नहीं होगा, कुछ ग्राम होगा। ठीक है, या फिर कुछ ग्राम भी नहीं होगा, उससे भी कम हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली मास की और भी छोटी यूनिट्स होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट के अलावा भी छोटी यूनिट्स होती हैं। इसका मतलब ये जो मास, ये जो गेन हो रहा है एयर का, वो डिस्क्रीट है। ठीक है, वो भी बहुत छोटे अमाउंट में है, काफी डिस्क्रीट है। ठीक है, और दूसरा रियलाइजेशन ये था कि एक्चुअली ये जो कंबशन की प्रोसेस हो रही है, जिसके अंदर चीजें जल रही हैं, फिर एयर को कैप्चर कर रही हैं, फिर जलाने पे एयर को रिलीज कर रही हैं, इस प्रोसेस में एक्चुअली गैस इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान से समझिए कि जलने में सॉलिड कभी नहीं जलता, लिक्विड भी नहीं जलता है, जलती हमेशा गैस है। कि अगर आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो तो वो पेट्रोल जब गैस की फॉर्म में आएगा तभी वो जलेगा। ठीक है, लिक्विड पेट्रोल को जलाना इतना आसान नहीं है, वो जलेगा नहीं, वो क्या है, गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे सारा खेल गैस स्टेट का है। तो इसका मतलब कोई भी चीज जल रही है एक्चुअली वो गैस स्टेट की वजह से। अब ये बात उन्होंने कहीं लिखी नहीं थी, लेकिन ये रियलाइजेशन था जो उन्हें बहुत पहले यानी कि 1773 में हो गया था। अब इसी बीच अगस्त 1774 यानी कि अगस्त 1774 में एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसोफर जिनका नाम था जोसेफ प्रेस्टली, वो आते हैं पेरिस लेवाइजर से मिलने के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट से प्रभावित होकर। और वो उन्हें ये बताते हैं कि जब उन्होंने मरकरी के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, मरकरी में जो रेड पाउडर होता है ना, वो रेड पाउडर के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया और जब उन्होंने उसको जलाया, हीट किया, तब उसमें से गैस बाहर निकली। लेकिन उस गैस की खास बात ये थी कि उस गैस की वजह से ऊपर रखी हुई जो कैंडल थी ना, वो बहुत तेजी से जलने लगी। यानी ऐसा कह सकते हो कि उस कैंडल की जो फायर थी उसके लिए ब्रीथेबल एयर थी ये। मतलब उस एयर की उपस्थिति में, उस एयर की जो मौजूदगी है, उसमें जो आग है वो तेजी से जल रही थी। अब इस एक्सपेरिमेंट को सुनने के बाद वो काफी एक्साइटेड हो गए लेवॉइसर। उन्होंने कहा कि मैं भी करके देखूंगा। तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट, यानी ये गैस ऑब्टेन करने का जो एक्सपेरिमेंट है, वो मरकरी रेड पाउडर के साथ तो किया ही, बाकी अलग अलग पाउडर्स, अलग अलग मेटल्स के साथ भी किया कि भाई कौन से मेटल से कैसी गैस निकलती है जिसकी मदद से फायर तेजी से जलती है। ठीक है, इस गैस को प्रेस्टली ने प्योर एयर का नाम दिया था कि ये प्योर एयर है और फ्लॉगिस्टोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बीच लेवॉइजर को एक्सपेरिमेंट से ये बात समझ में आने लगी कि जिस एयर में हम लोग जीते हैं वो एयर कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं है। वो जो एयर है उसमें एक्चुअली दो तरीके की गैसेस होती हैं। एक वो गैस जिससे फायर तेजी से जलती है, और एक वो गैस जिससे फायर बुझ जाती है, जिसको फ्लॉगिस्टोन भी कहते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसका मतलब दो तरीके की एयर है, एक है ब्रीथेबल और दूसरी है जो बुझा देती है उसको। तो ये दो तरीके की साल 1777 यानी कि 1777 तक उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज कर ली कि ये जो कंबल्शन की प्रोसेस है इसके अंदर एयर की बहुत इंपॉर्टेंस है, गैस की इंपॉर्टेंस है, उसी वजह से प्रोसेस होती है। और यहाँ पे फ्लॉगिस्टोन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई यूनिवर्सल फायर नहीं है। इसको और मजबूत करने के लिए अगले 2 साल यानी कि 1779 तक उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए, और ये बात पाई कि बहुत सारे एसिड जो उस टाइम तक अवेलेबल थे उनके अंदर भी ये ब्रीथेबल एयर होती है। ठीक है, मतलब यहां पर जो आपके एसिड हैं वो तो लिक्विड में थे, लिक्विड स्टेट में भी वो एयर अंदर होती है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने इसको नाम दिया ऑक्सीजन। इस शब्द को उन्होंने बनाया था ग्रीक के 2 वर्ड से। 2 वर्ड्स कौन से थे? एसिड जनरेटर। तो एसिड जनरेटर की मदद से ये वर्ड ऑक्सीजन तैयार हुआ, जिसको ब्रीथेबल एयर कहा जाता है। और 1783 वो साल था जहां पे उन्होंने ऑफिशियल अटैक कर दिया फ्लॉगिस्टोन के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट खत्म करो और केमिस्ट्री को कोई मनहूस साइंस के रूप में मत देखो। ये साइंस क्रिटिकली सोचने वाली चीज है और इसमें हमें बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते रहने होंगे,
तब कहीं जाके हम एलिमेंट्स के बारे में और कुछ जान पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि उस समय तक जो प्राइम एलिमेंट था उनके लिए वो कौन सा था, ऑक्सीजन बन गया था। तो जब भी एटॉमिक वेट की बात होती है तो ये जो पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, पहली कुछ रिएक्शंस हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो एटॉमिक वेट है वो गेन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी एक कमाल की चीज है, उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करके ये बात भी पता लगाई कि ये जो ऑक्सीजन होता है उसका जो एक्चुअल वेट होता है, यानी कि उसका जो एक पार्ट होता है ऑक्सीजन का, वो मैग्नीशियम के एक पर्टिकुलर पार्ट पर जाकर के चिपकता है। मतलब मैग्नीशियम का मान लो 1.5 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, तब ये दोनों आपस में जाकर के जुड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स का मास बताया गया है। तो इन सब के लिए जो प्राइम एलिमेंट यूज किया गया था वो कौन सा था, ऑक्सीजन था। मतलब ऑक्सीजन कौन से मेटल पे कितनी चिपक रही है उस हिसाब से उनका मास जो है क्लेरिफाई किया गया था। हालांकि ये जो कैलकुलेशन थी उस समय की नहीं है, क्योंकि उस समय तो लोग इन चीज़ों को सीधी सीधी समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो बेसिक्स थी ये बताती थी कि जब ऑक्सीजन का एक पार्ट जब मैग्नीशियम के एक पार्ट से जाके जुड़ता है तब जाके एक केमिकल कंपाउंड बनता है। तो इस तरीके से लेवॉइजर ने ये कुछ बेसिक लॉज बनाए थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लेवॉइजर के इन लॉज की मदद से, सिर्फ लेवॉइजर नहीं और भी बहुत सारे लोग थे, इनके लॉज को यूनिफाई करके ही डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप बात करते हो एटॉमिक वेट की तो आपको पहले उसकी केमिकल फाउंडेशन समझनी होती है। अब इसके आगे के कुछ एक और इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वो मैं आपको आगे के लेक्चर में समझाऊंगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप ये न्यूक्लियर सीरीज आपको समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।